नमस्कार। आज हम भारत में न्यायपालिका टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि न्यायपालिका आखिर है क्या। देखिए, दो व्यक्तियों के बीच या दो व्यक्ति समूहों के बीच या किसी व्यक्ति समूह और सरकार के बीच यदि कोई विवाद हो जाता है तो कानून के शासन के आधार पर जिस स्वतंत्र संस्था के द्वारा इस विवाद का हल किया जाता है उसे हम न्यायपालिका कहते हैं। अब न्यायपालिका जो है वो किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से मुक्त होनी चाहिए, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष फैसले ले सके, इसके लिए उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखना जरूरी है। तो भारत में ऐसी क्या व्यवस्थाएं की गई हैं जिनसे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी हुई है। तो देखिए, इसमें 5 मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहला क्या है कि नियुक्ति। देखिए, न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो वो नियुक्ति संसद के द्वारा यानी कि विधायिका के द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि किसके द्वारा की जाती है। हमारे देश में व्यवस्था है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मन मर्जी से किसी को भी न्यायाधीश नियुक्त नहीं कर सकता है। जो कानून के विशेषज्ञ होते हैं उन्हें ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है, और इसके लिए हमारे देश में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया हुआ है। ये कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? देखिए, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, भारत का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये मिलकर राष्ट्रपति को न्यायाधीशों के नाम की लिस्ट सौंपते हैं, और उसी में से ही राष्ट्रपति जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्तियां करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जो है इसे हम क्या कहते हैं? कॉलेजियम व्यवस्था। तो देखिए, हमारे देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि इसे हम कहेंगे कि मंत्रिपरिषद की सलाह से, यानी कि कार्यपालिका के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है। अब संसद ने एक अधिनियम पारित किया था, 99वां संविधान संशोधन विधेयक 2014। देखिए, ये जो विधेयक लाया गया था, इसमें क्या व्यवस्था की गई थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा इनकी नियुक्तियां की जाएंगी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने इस नियम को निरस्त कर दिया था, इस कानून को निरस्त कर दिया था। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि स्वतंत्रता को बनाए रखता है न्यायपालिका की, वो क्या है कि इनकी नियुक्ति जो है वो न्यायाधीशों की सलाह पर ही की जाती है, यानी कि कॉलेजियम व्यवस्था के तहत की जाती है, और किनकी? जो कि कानून के विशेषज्ञ हों। दूसरा है, देखिए, इनका कार्यकाल निश्चित होता है। निश्चित कार्यकाल यानी कि इनको अपनी सेवा में बीच से नहीं हटाया जा सकता है। ये सेवा निवृत्ति तक अपने पद पर बने रहते हैं, यानी कि 65 वर्ष की आयु तक, और इनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया अगर देखें, न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, ये बात सही है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया उतनी ही मुश्किल है जितनी कि राष्ट्रपति को हटाना। जैसे कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना हो तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, तो इनको भी हटाने की प्रक्रिया जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया की तरह ही बहुत कठिन प्रक्रिया है, जिसको कि अमल में लाना बहुत ही मुश्किल है। एक है कि इनकी वित्तीय निर्भरता भी नहीं है विधायिका या कार्यपालिका पर। इनके वेतन भत्ते जो है वो संचित निधि, भारत की संचित निधि पर बेस्ड हैं। एक, इनके निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है। तो ये कुछ एक बिंदु हैं जो कि हमारे देश की न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए अमल में लाए गए हैं। अब देखिए, दूसरा है, हम इसकी संरचना की अगर बात करें, हमारी जो न्याय व्यवस्था है भारत में, उसमें क्या है कि संघ सरकार और राज्य सरकार, 2 तरह की सरकारें हैं। अन्य जो संघीय देश हैं, कई में यह व्यवस्था है
कि हर सरकार की यानी कि संघीय सरकार की अपनी न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, और राज्य सरकारों की अपनी न्याय व्यवस्था है। तो क्या भारत में भी यही व्यवस्था लागू है? देखिए, भारत में यह व्यवस्था लागू नहीं है। भारत में एकल संगठित न्याय व्यवस्था है, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं हैं, न्याय व्यवस्थाएं अलग नहीं हैं, एकल हैं। इसमें देखिए एक पिरामिड की तरह एक स्ट्रक्चर है। इसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, जो कि पूरे भारत के लिए एक ही है। एक सर्वोच्च न्यायालय है जो कि नई दिल्ली में स्थित है, और इससे नीचे राज्य स्तर पे उच्च न्यायालय स्थित हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 24। इसके बाद राज्यों में हर जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में एक के हिसाब से जिला न्यायालय स्थित हैं, और उनसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय स्थित हैं। तो देखिए, अधीनस्थ न्यायालय, जब भी हमें दो व्यक्ति समूहों के बीच या दो व्यक्तियों के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है, तो सबसे पहले जो मुकदमा है वो अधीनस्थ न्यायालय में दायर किया जाता है। तो दीवानी और फौजदारी दोनों किस्म के जो मुकदमों की सुनवाई है वो कौन करता है? अधीनस्थ न्यायालय। यदि किसी व्यक्ति को अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के विपरीत अपील करनी हो, तो वो उससे उच्च न्यायालय में यानी कि जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। और इसी तरह से जिला न्यायालय के जो फैसले हैं उनके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, और उच्च न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय है जो वो न्याय करने की अंतिम संस्था है, इससे ऊपर और कोई न्यायालय नहीं है। तो देखिए, दीवानी फौजदारी किस्म के जितने मुकदमे हैं उनकी सुनवाई कहाँ की जाती है? अधीनस्थ न्यायालय में। अब देखिए, किसी भी न्यायालय का अगर कार्य पूछा जाता है, कार्य अगर पूछा जाए, तो सबसे पहला कार्य जो है वो इनका क्या होगा कि जैसे जिला न्यायालय है या उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है, तो इनका जो सबसे प्रमुख कार्य है वो क्या होगा? निचली अदालतों का पर्यवेक्षण भी करना, उनका नियंत्रण भी करना। सबसे पहला पॉइंट क्या है? निचली अदालतों का पर्यवेक्षण भी करना और नियंत्रण भी करना। फिर निचली अदालत के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करना। किसी भी आपको अगर पूछ लें जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों के बारे में पूछें, तो हम निचली अदालतों का पर्यवेक्षण करना, नियंत्रण करना, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है? निचली अदालत के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करना। अब देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं, इनके पास रिट जारी करने का अधिकार है। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार है, जबकि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार है। और एक अपने अगर न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें, देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास जो प्रमुख अधिकार है वो क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं? अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, तो इसको आपको ध्यान से इसको समझ लें। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संसद ने अगर कोई कानून बनाया है, देखिए किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोका जा सकता है, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। ये न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। पुनः मतलब दोबारा, अवलोकन मतलब जांच करना, यानी कि किसी भी कानून की दोबारा जांच की जा सकती है, और यदि ये लगे कि ये संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप नहीं है, तो उसे गैर संवैधानिक घोषित किया जा सकता है। और उसे गैर संवैधानिक घोषित कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के इस अधिकार को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की अगर अपने बात करें,
कुछ प्रमुख अधिकार जो कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे न्याय की सबसे ऊपरी संस्था होने के नाते जो सर्वोच्च न्यायालय को जो प्रमुख अधिकार दिए गए हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, अपने बात करें अगर विश्व के शक्तिशाली न्यायालयों की, तो हमारे देश का जो न्यायालय है वो विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है और ये संविधान द्वारा तय सीमा में ही कार्य करता है। तो देखिए, इसके प्रमुख क्षेत्राधिकार हैं 4। सबसे पहला है प्रारंभिक या जिसे मौलिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, दूसरा है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, तीसरा अपीलीय है और चौथा सलाह संबंधी है। इसको एक एक करके देखेंगे हम और बहुत ही सरलता से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या आ जाता है। देखिए, किसी भी मामले की सुनवाई जब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हो तो उसे हम कहते हैं इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में कोई विवाद हो जाता है या 2 राज्य सरकारों के बीच में ही कोई विवाद हो गया, तो ऐसे केस की सुनवाई सीधी किस में की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में। इसमें अधीनस्थ न्यायालय में इस मुकदमे को नहीं चलाया जाता। तो डायरेक्ट जो है सुनवाई जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में विवाद हो या जब राज्यों के बीच आपस में विवाद हो, तो ऐसे केस की सुनवाई सीधी कहाँ की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में। इसके अलावा देखिए, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो निर्वाचन में यदि कोई विवादग्रस्त स्थिति है तो उन विवादों की विरुद्ध जो मुकदमा है वो भी कहाँ सुना जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। यानी विवादों का हल किसके द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और तीसरा है जब मूल अधिकारों का अतिक्रमण हो, तो ये विवाद भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट चलाए जा सकते हैं। तो ये हो गया इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। देखिए, जब कोई व्यक्ति जिसके मूल अधिकारों का हनन हुआ हो तो वो या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों में ही वो इंसाफ के लिए जा सकता है। और ऐसी स्थिति में न्यायपालिका के द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं और जिसमें कि सरकार को कहा जाता है, कार्यपालिका को कुछ करने या ना करने की सलाह दी जाती है, आदेश दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं रिट। तो सरकार के विरुद्ध यानी कि कार्यपालिका को कुछ करने या न करने की जब आदेश न्यायपालिका के द्वारा दिया जाता है तो इसे हम कहते हैं रिट। और रिट जारी करने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी प्राप्त है। तीसरा है, देखिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो क्या बात है कि ये अपील का अंतिम न्यायालय है, यानी कि इसके निर्णयों के विरुद्ध कहीं अपील नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति अपील करना चाहे और उच्च न्यायालय अगर प्रमाण पत्र दे कि केस में कोई संवैधानिक या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला है, तब उस केस को सर्वोच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। लेकिन यदि हाई कोर्ट अगर यानी कि उच्च न्यायालय अगर प्रमाण पत्र ना दे तो भी सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कि वो उस अपील पर सुनवाई यानी कि केस को, मुकदमे को अपने पास मंगवाने का अधिकार है उसे, और ये निचली अदालतों के निर्णय को बदल सकता है। इसके अलावा देखिए, फांसी की सजा की अपील भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। लास्ट पॉइंट देखिए जो इसके क्षेत्राधिकार में आता है वो है सलाह संबंधी। राष्ट्रपति, देखिए, राष्ट्रपति जब लोकहित या संविधान व्याख्या से संबंधित किसी विषय पर अगर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगे तो सुप्रीम कोर्ट उसे यानी कि सर्वोच्च न्यायालय उसे परामर्श दे सकता है, सलाह दे सकता है। लेकिन वो बाध्य नहीं है सलाह देने को, वो चाहे तो सलाह दे और चाहे ना दे। और राष्ट्रपति जो है वो भी उनकी दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि वो उनकी सलाह को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। तो फिर इस सलाह संबंधी जो क्षेत्राधिकार है इसका फायदा ही क्या हुआ? तो फायदा इसका ये है कि सरकार जो है वो अदालत की कानूनी राय जान लेती है और आगे जो है किसी भी कानूनी विवाद से बचा जा सकता है।
और कोई अगर प्रस्तावित निर्णय है या विधेयक है उसमें उचित संशोधन भी किए जा सकते हैं। तो ये हो गए देखिए इसके क्षेत्राधिकार संबंधी प्रमुख इसके क्षेत्राधिकार। अब है देखिए लास्ट पॉइंट जो इस पाठ का है वो क्या है, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता यानी कि वर्तमान समय में न्यायपालिका जो है वो अधिक सक्रिय हो गई है। तो अधिक सक्रिय कैसे हो गई है देखिए, अब अपने कानून की सामान्य प्रक्रिया की बात करें तो कोई व्यक्ति अदालत में कब जाएगा, तभी जा सकता है जब उसका व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। तो यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का नुकसान हुआ है तो क्या उसके विरुद्ध कोई दूसरा व्यक्ति अपील कर सकता है? तो ऐसा हुआ था देखिए 1979 से ऐसे मुकदमों पर भी निर्णय लिया गया है जिसे पीड़ितों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। तो जब दूसरों के द्वारा अपील की जाए इसे हम कहते हैं जनहित याचिका। तो न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन जो है वो जनहित याचिका ही है। और न्यायपालिका के कार्यों में इस तरह से जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया है इसे ही न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। तो देखिए दो प्रश्न इसमें बनते हैं, न्यायिक सक्रियता क्या है, जनहित याचिकाएं क्या हैं। तो जनहित याचिका क्या होती है, जब ऐसे मुकदमों का निर्णय लिया जाए जिसे पीड़ितों की तरफ से नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया हो उसे हम जनहित याचिका कहते हैं। और न्यायिक सक्रियता क्या है कि इस तरह के से क्या होता है, न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाते हैं, इसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। तो इसका फायदा देखिए क्या है कि जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिक, स्वयंसेवी संगठन, ये गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा आदि के लिए ये मुकदमा कर सकते हैं। और आजकल क्या है, वर्तमान समय में अखबारों में छपी खबर को या डाक से अगर कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उस पर भी न्यायपालिका ने विचार करना शुरू कर दिया है। तो कुल मिला के देखिए क्या है, न्यायपालिका ने एक तरह से सरकार के ऊपर ये शिकंजा कसा है, लेकिन इसके नकारात्मक परिणाम कम हैं, इसके सकारात्मक प्रभाव ही अधिक पड़े हैं। तो इस तरह से देखिए आज हमने भारत की न्यायपालिका के संबंध में कुछ एक पॉइंट्स क्लियर किए हैं। तो यदि कोई प्रश्न है तो या कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।